तो मोस्ट वेलकम टू अनदर इम्पोर्टेंट न्यू प्लेलिस्ट सीरीज बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स, जिसमें हम BT 204 जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे। इसके पिछले वीडियोस में हमने मैकेनिकल के और फिजिक्स के भी प्लेलिस्ट तैयार किए थे और आप सभी का जो रिस्पॉन्स था, मतलब मैंने 20 जनवरी से वीडियोस अपलोड करना चालू करे थे और आज करीब 10 फरवरी 11 12 फरवरी आज हो गए। गेटिंग सो मच लव एंड सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। और मैं बहुत खुश हूँ कि 100 सब्सक्राइबर्स अराउंड इंक्रीज हो गए इस 20 दिनों के दौरान में। तो आज जो है हम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग BT 204 का आज पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं और बिना देरी करते हुए वीडियोज़ को शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या है, व्हाट इज अ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, एक्सप्लेन दोज फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो ये बेसिकली आपको 7 मार्क्स में पूछ देता है कंक्रीट का वर्केबिलिटी क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्केबिलिटी पर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट समझने से पहले ना मैं जब पढ़ता था तो उसमें एक कन्फ्यूजन आती थी। कंक्रीट को समझने से पहले सबसे पहले एग्रीगेट हम समझते हैं। ठीक है, एग्रीगेट, और उसके बाद एग्रीगेट के बाद फिर हम समझेंगे कंक्रीट। कंक्रीट और एग्रीगेट एक्चुअल में होते क्या है। तो कंक्रीट बेसिकली मिक्सर होता है, ध्यान से देखना, कंक्रीट मिक्सर होता है हमारे सीमेंट का, सेंड का और एग्रीगेट का। ठीक है, और एग्रीगेट होता क्या है, ठीक है, एग्रीगेट होता है ये क्रसेड स्टोन होता है। क्रसेड स्टोन होता है मतलब कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हो गए या फिर हथौड़े से पीट पर, मतलब कई बार हम हैमर से भी पत्थर को हैमरिंग करके उसे क्रसेड बना देते हैं। तो एग्रीगेट बेसिकली क्रसेड स्टोन होता है। इसका एक पैरामीटर भी होता है 4.75 mm। अगर इससे ज़्यादा, अगर इससे अगर कम होता है, मतलब कि 4.75 से अगर कम होता है तो उसको हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। फाइन एग्रीगेट, यहाँ पर नाम थोड़े से अजीब गरीब है। और जो 755 मतलब 4.75 से बड़ा होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। कोर्स, ये ऐसे कोर्स एग्रीगेट। तो ये चीज़ें आप थोड़े से ध्यान में रखना। तो बेसिकली एग्रीगेट क्या है, एक क्रसेड स्टोन होता है, पत्थर के कुछ टुकड़े होते हैं। फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट, इसका पैरामीटर होता है 4.75 mm। आप ऐसे भी ध्यान में रखना कि जो छोटे छोटे क्रसेड स्टोन है उसको हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं और जो बड़े बड़े होते हैं उसको कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। आप सीमेंट तैयार करते हैं, सॉरी, जब कंक्रीट तैयार करते हैं इनके मिक्सचर से, सीमेंट का मिक्सचर होगा, सेंड का मिक्सचर होगा और एग्रीगेट का मिक्सचर होगा। ठीक है, अब वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का मैं एक छोटा सा अगर मतलब समझाऊँ ना, वर्केबिलिटी का मतलब क्या है कि हम कंक्रीट को, ध्यान से देखना, हम कंक्रीट को, इसका जो प्रोपोर्शन है ना सीमेंट सेंड और एग्रीगेट को, अच्छे तरीके से हम उसको मिक्सिंग कर पाए, अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर पाए, अच्छे तरीके से हैंडलिंग कर पाए, समझ रहे हो, अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट कर पाए, अच्छे तरीके से फिनिशिंग कर पाए, अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट भी कर पाए, तो वो हमारी वर्केबिलिटी कहलाती है। वर्केबिलिटी का मतलब ये इंश्योर करता है कि हम जो कंक्रीट हमने तैयार करा है, इन जाहिर सी बात है कंक्रीट इन सब का मिक्सर होता है, सीमेंट सेंड और एग्रीगेट का, तो हमने जो कंक्रीट जो तैयार करा है वो कितना अच्छा बना है। यानी कि आप एक अच्छे मिस्त्री को बुलवाए होंगे, आप कंक्रीट तैयार करो, एक अच्छे से कंक्रीट बना, तो ही वर्केबिलिटी होता है। अब आते हैं नोट्स को पढ़ते चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, यहाँ पे देखना, इसके मिक्सचर में ना कई बार एडमिक्सचर्स भी होते हैं। एडमिक्सचर्स, कंक्रीट में हम एडमिक्सचर भी मिलाते हैं, बेसिकली एक्स्ट्रा केमिकल्स होते हैं जो उसकी वर्केबिलिटी को और भी इंप्रूव करते हैं। तो सीमेंट सेंड एग्रीगेट मेनली होता है, अगर आप एडमिक्सचर जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत ना है, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो आप पढ़ते हैं डेफिनेशंस को। पहला क्या है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिफाइंस एज द हाउ इजिली कंक्रीट इज मिक्सड, प्लेस्ड, ट्रांसपोर्टेड, हैंडल्ड, compacted and finished without segregation and bleeding। इसका मतलब समझते हैं, मतलब कि कंक्रीट को हम कितना अच्छा से मिक्स किए हैं, यानी जो उसका प्रोपोर्शन है सीमेंट सेंड एग्रीगेट का, तो वो कितना अच्छा से मिक्स किया है, कितना अच्छा से हम उसको प्लेसिंग कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि प्लेसिंग का ज़्यादा ध्यान में ना रखते हुए उसमें अलग अलग प्रकार के और भी सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं, मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स हो गए, तो वो कंक्रीट वर्केबिलिटी को जाहिर तौर पर डिक्रीज करेगा। ट्रांसपोर्टेटेड, जो हमने देखे होंगे कि खासतौर पर छत के ढलाई के दौरान जो जो ट्रांसपोर्ट करते हैं कंक्रीट को, तो वो एक अच्छे वे में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट हम उसको ईंटों को जोड़ते वक्त उसको डायरेक्ट हम फोर्सेस से आप फेंक दे रहे हैं, मतलब सीमेंट के, मतलब कंक्रीट के जो पार्टिकल्स है उसको अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे। खैर ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। हैंडल्ड का मतलब वही कितने अच्छे से मिक्सिंग किया जाता है। अगर आप, जाहिर सी बात है, कुछ
हैंडल का मतलब उससे किया जाता है जो चम्मच टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, आप समझ रहे हो, तो उसको बढ़िया से हैंडल भी करना होता है ताकि वो अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो पाए। दूसरी चीज़ कंपेक्टेड, कंपेक्टेड का मतलब है कंक्रीट में से एक्स्ट्रा एयर को निकालना और ज़्यादा उसको डेंस बनाना। जैसे कि कई बार क्या होता है जब हम किसी स्ट्रक्चर में, जैसे कोई पिलर का स्ट्रक्चर हो गया, उसमें हम कंक्रीट के, जब हम कंक्रीट उसमें डालना चालू कर देते हैं तो आपने देखा होगा कि कई सारे रॉड के टुकड़े या फिर लकड़ी के टुकड़े से हम उसको बढ़िया से ठोक पीट करते हैं अंदर, ताकि वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो पाए, उसमें जो है जितना एक्स्ट्रा एयर होते हैं वो बाहर निकल जाए, समझ लो, और ज़्यादा वो डेंस भी बना रहे, तो ये कॉम्पैक्टेड होता है। फिनिशेड का मतलब होता है कि कॉम्पैक्टेशन के बाद उसको बाहर से भी हम देखते हैं कि स्मूथ सरफेस भी प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है, तो वो होता है फिनिशिंग, मतलब कि स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराना। तो ये कुछ हो गया कि हम कितने अच्छे से कंक्रीट को मिक्स कर पा रहे, प्लेस्ड कर पा रहे, हैंडल कर पा रहे, ट्रांसपोर्टेड कर पा रहे, कंपैक्टेड कर पा रहे, फिनिशेड कर पा रहे विदाउट सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग। अच्छा, सेग्रीगेशन का मतलब होता है ना कि सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि कंक्रीट के जो मिक्सचर्स हैं, कंक्रीट के जो मिक्सचर है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, तो ये चीज़ें अलग ना हो। कई बार क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे अगर कंक्रीट के मिक्सचर्स में, तो जाहिर सी बात में इन तीनों के बीच का जो बाइंडिंग फोर्सेस वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं होगा, तो वहाँ पे सेग्रीगेशन होने लगेगा। या फिर कम पानी डाल दे तो वो ज़्यादा ड्राई होंगे, तो फिर भी उसमें बाइंडिंग फोर्सेस उसके बीच में नहीं रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वो सेग्रीगेशन का काम करेंगे, यानी सेपरेशन होने लगेंगे, उसके मिक्सचर में अलग अलग होने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है गड़बड़ मिक्सिंग की वजह से वो सेग्रीगेशन हो जाता है। और दूसरी चीज़ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब जाहिर सी बात है बहाव होना, यानी पानी उसमें एक्सेस डाल देना। पानी अगर ज़्यादा डाल देंगे तो जो कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स मतलब जो बड़े बड़े कंकड़, बिल्कुल सही है, जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं वो नीचे चले जाते हैं ग्रेविटी की वजह से, और जो पानी और सीमेंट के मिक्सचर है वो कंक्रीट के सरफेस पे ऊपर चले आते हैं। ऊपर देखना आप पानी के भी लेयर्स देखे होंगे, तो वो ज़्यादा पानी डालने की वजह से होता है। तो ब्लीडिंग का मतलब बहाव, सेग्रीगेशन, वही बोला है कि हम उसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग, प्लेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, कंपैक्टिंग, फिनिशिंग करें बिना किसी सेग्रीगेशन ना हो और ब्लीडिंग ना हो। ठीक, ये बहुत ही आसान है। हाँ, इट इंश्योर्स द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो जाहिर सी बात है वर्केबिलिटी मतलब इंश्योर करता है ड्यूरेबिलिटी, कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है, ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना ज़्यादा टिकता है, उस कंक्रीट की क्वालिटी क्या है। बिल्कुल, हाई वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मीन्स इट शुड बी ईजियर टू वर्क, प्रोवाइड मोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर या फिर कंक्रीट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाई वर्केबिलिटी का मतलब वही हुआ कि मतलब ये ईजियर टू वर्क होना चाहिए, मतलब कि आसानी से वर्क भी करे, समझ रहे हो, वो अच्छा स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये कुछ हो गया सिंपल सा डिफिनीशन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का। अब देखना वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कौन कौन से इफेक्ट करेगा, मेजर रीजन क्या है, अगर आप अपने खुद से लॉजिक लगाओ। एक तो पानी का कंटेंट हो सकता है, दूसरा हम एग्रीगेट का साइज और शेपिंग किस प्रकार की ले रहे हैं, कहीं एकदम छोटा एग्रीगेट नहीं तो ले रहे हैं ना, कहीं एकदम बड़ा एग्रीगेट तो नहीं ले रहे हैं, ये और भी सारे रीजन है, तो एक एक करके देखते हैं। ये सारे फेमिलियर वर्ड्स है, हमारे दैनिक जीवन में हमने इसको कई बार देखे हैं। तो वाटर का कंटेंट देखते हैं। हाँ, कैमरे में तो आ रहा है ना, बिल्कुल सही, हाँ कैमरे में आ रहा है। तो वाटर का कंटेंट क्या होना चाहिए, प्रॉपर कंटेंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज वर्केबिलिटी, इट्स इजियर टू प्लेसिंग, मिक्सिंग, फिनिशिंग एंड ड्यूरेबिलिटी। एक्सेस वाटर रिड्यूसेस स्ट्रेंथ एंड वुड बी मेन रीजन फॉर सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। यहाँ पे वुड बी को काट भी दो तो कोई दिक्कत ना है, एंड मेन रीजन फॉर सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। तो ये चीज़ें आप समझ भी रहे होगे, पानी का सही तरीके से मिलान करना, मतलब पानी को सही तरीके से मिक्सिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वाटर कंटेंट ना ही ज़्यादा कम हो और एकदम ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, जिससे हमारी प्लेसिंग, मिक्सिंग, फिनिशिंग, ड्यूरेबिलिटी ये चीज़ें आसान हो जाए। अगर एक्सेस वाटर डाल देंगे तो यह स्ट्रेंथ को कम करेगा, और मेन रीजन होगा सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग का। सेग्रीगेशन मैंने बताया कि जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट है उसके पार्टिकल के बीच में अलग अलग होना, उनके इंग्रेडिएंट्स में अलगावपन चले आना। जाहिर सी बात है ना, ज़्यादा पानी तो बाइंडिंग कम हो जाएंगे, और कम पानी भी होगा तो भी वो सेग्रीगेशन होगा। तो इसी तरीके से अगर एक्सेस वाटर हो जाएगा तो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग का मेन रीजन होगा। तो वाटर कंटेंट जाहिर सी बात अफेक्ट करेगा वर्केबिलिटी को। दूसरा पॉइंट क्या है, शेप एंड साइज ऑफ एग्रीगेट। कैमरे में हाँ दिख रहा है, शेप एंड साइज ऑफ एग्रीगेट। इसका मतलब क्या हुआ कि लार्जर एंड स्मूदर एग्रीगेट्स इंप्रूव्स वर्केबिलिटी, वाइल टू मच लार्जर एंड इरेगुलर साइज एग्रीगेट्स रिड्यूसेस वाटर डिमांड एंड डिक्रीज वर्केबिलिटी। तो ये भी एक सिंपल बताया जा रहा है कि जो स्मूदर एग्रीगेट है, जो थोड़े लार्जर है, जैसे कि कई बार क्या होता है हम एग्रीगेट को ना नदियों के किनारे से जो एग्रीगेट नहीं होते, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो स्मूदर होते हैं और थोड़े से अच्छे साइज में भी होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं वर्केबिलिटी को। तो वही बात है, लार्जर एंड स्मूदर जो है एग्रीगेट्स होते हैं तो वो वर्केबिलिटी को ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। जबकि ज़्यादा लार्जर ले लिया और इरेगुलर शेप और साइज का ले लिया तो ये तो पहली बात रिड्यूसेस वाटर डिमांड की रिड्यूस, मतलब कि वाटर डिमांड इसमें ज़्यादा चाहिए।
और ये वर्केबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। तो शेप एंड साइजिंग ऑफ वर्केबिलिटी एग्रीगेट, ये आप ध्यान में रखना। ये चीज़ें आप खुद से भी लिख सकते हो, कोई ऐसा हाई फाई साई फाई चीज़ें नहीं है। तीसरी क्या है, मिक्सिंग ऑफ प्रोपोर्शन। तो जाहिर सी बात है, द रेशियो ऑफ वाटर, सीमेंट, सेंट एंड एग्रीगेट अफेक्ट्स वर्केबिलिटी, दैट्स वाई इट शुड बी इन प्रॉपर रेशियो। ये प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए। चौथा क्या है, वर्केबिलिटी को इफेक्ट करता है टेम्परेचर। आप सोच भी रहे होंगे हाँ कि हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज वाटर इवोपरेशन फ्रॉम द कंक्रीट स्ट्रक्चर कॉजिंग इट डिक्रीजेज वर्केबिलिटी, दैट्स वाई इट्स नेसेसरी टू वाटरिंग रेगुलरली फॉर इम्प्रूविंग वर्केबिलिटी। तो ये चीज़ आप समझ भी रहे होंगे कि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है उसमें से पानी एवोपरेट होने लगेंगे, पानी उसमें से निकलने लगेंगे ना, एवोपरेशन होने लगेगा। तो ये क्या है, जाहिर सी बात है ये वर्केबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि रेगुलर बेसिस पे उसको वाटरिंग करते रहे, उस स्ट्रक्चर को वाटरिंग करते रहें। तो टेम्परेचर भी मेन रीजन है वर्केबिलिटी को अफेक्ट करने वाला। अब पांचवा क्या है, और लास्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, यूजेज ऑफ एडमिक्सचर्स। तो एडमिक्सचर्स का मतलब होता है कुछ हम केमिकल मिलाते हैं, सो हम केमिकल एडमिक्सचर्स लाइक प्लास्टराइजर्स एंड सुपर प्लास्टराइजर्स, ये दो नाम ध्यान में रखना, ठीक है, हो जाएगा। प्लास्टराइजर्स एंड सुपर प्लास्टराइजर्स इन्हांसेस वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा वाटर। तो कई बार होता है ना कि हम केमिकल चीज़ें मिलाते हैं वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती उसमें। तो ये कुछ हमने 5 पॉइंट कवर करा। पहला था हमारा कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या है, इसको डिफाइन करना, तो ये हमने देख लिया। दूसरा था कि इसका अफेक्टिंग कारण क्या है, वाटर कंटेंट, शेप एंड साइज ऑफ एग्रीगेट, बिल्कुल सही। तीसरा है मिक्सिंग ऑफ प्रोपोर्शन, चौथा है टेम्परेचर, और पांचवा है यूजेस ऑफ एडमिक्सचर्स। ये अगर 5 पॉइंट भी अगर याद कर लेना तो आप चीज़ों को अपने वे में परफॉर्म भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोगों को बहुत ही मुश्किल पड़ा होगा। तो थैंक्स, इसी के साथ मिलेंगे हम अपने अगले नोट्स में। और मैं सही में आई वॉन्ट टू से यू होल हार्टली वेरी थैंक्स फॉर गिविंग अस सो मच लव एंड सपोर्ट। मैंने सोचा नहीं था कि 100 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर जाएंगे विद इन जस्ट 20 डेज, सो इट वॉज इनसेन फॉर मी। तो इसी के साथ आपका सपोर्ट और आपका लव ये बहुत ही सहायक रहा मेरे लिए। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट, इंक्रीजेज मी अ लॉट टू मेक अ नोट्स। तो इसी के साथ मिलेंगे हम अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियोस में। और ये हमारा सवाल समाप्त हुआ। तो इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर करेंगे इस प्लेलिस्ट में, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स BT 204। हाँ, और एक चीज़, अगर आपको लगता है कि आई शुड मतलब कि मुझे और भी सारे इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, आपको कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगता है, तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उस पर भी नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। तो आई एम हेयर फॉर रिगार्डिंग नोट्स। तो ये एग्ज़ाम का सफ़र तक का बस अब कमर तोड़ मेहनत किया जाए, बस यही 7 दिन है। तो आई होप आपका BME का भी एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा गया होगा। हाँ, उसमें कुछ पेपर्स थे जो उतने अच्छे तरीके से नहीं लड़े, लेकिन कोई बात नहीं। आई थिंक जो प्लेलिस्ट कंटेनिंग था उसमें सफिशिएंट क्वेश्चन थे कि मतलब पास हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल इसी के साथ मिलेंगे अगले किसी अनदर इम्पोर्टेंट वीडियोज़ में। धन्यवाद।